सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आज एक नए विषय के साथ इस राजनीति विज्ञान की बौद्धिक विमर्शशाला में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस वैश्विक महामारी में मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पर रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग भरपूर आनंद भी ले रहे होंगे। दौर थोड़ा सा अलग है ये, लेकिन इस दौर में आप अवसर भी तलाश सकते हैं। अब अपने आप को काफ़ी समय आप दे सकते हैं, किताबों पे काफ़ी समय दे सकते हैं, जो चीज़ें हमसे छूट चुकी हैं उन चीज़ों को पुनः हम गेन कर सकते हैं। तो एक अच्छा अवसर है, आप अपने घर में सुरक्षित रहकर चीज़ों को कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग अपने घरों पे हैं या जो लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं या आगे जो लोग जुड़ेंगे, आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। आज हमारा जो विषय है एक नया विषय मैंने लिया है और विषय की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए यह जानना आवश्यक है, क्योंकि आप इस राजनीति विज्ञान विषय में प्रवेश कर रहे हैं तो यह जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, यह नहीं कि मैं बहुत ग्रेजुएशन लेवल पे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो हायर लेवल पे है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ये कि जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस विषय पे अमूमन 200 वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। या तो एक इंटरव्यू का ही बहुत बड़ा सवाल बनता है कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्र और राज्य में विभेद करना। एक्चुअली होता क्या था कि हम जो आधुनिक राष्ट्र जो हमारा चल रहा है, आधुनिक राष्ट्र को ही हम साधारणते हैं बोलचाल की भाषा में राष्ट्र राज्य की संकल्पना हम मान लेते थे। हम कहते थे कि ये जो चल रहा है ये वास्तविक रूप में वही है। हम राष्ट्र और राज्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे कि हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भारत राज्य में रहते हैं। प्रश्न उठता है सही क्या है, क्योंकि हमारा जो राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनका दृष्टिकोण होना चाहिए एनालिसिस करना। ये कहा जा रहा है तो विश्लेषण हमें करना है कि क्या सही है, हमको राष्ट्र कहना है या राज्य कहना है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो हम शब्द का इस्तेमाल करें, जो हमारी टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या होगी, वो राज्य की होगी। भारत एक राज्य है। कुछ जगहों पे गलतियां भी मिलती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की गई। मेरे हिसाब से, मेरे मानने से ऐसा होना चाहिए कि संयुक्त राज्य संघ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। और बेसिकली मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान विषय में राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। क्या वो 4 जो एलिमेंट्स मैंने राज्य में बताए थे, क्या वो एलिमेंट्स आपके इसमें पाए जाते हैं, मैं उन पर चर्चा करूँगा। क्या वो निश्चित भूभाग की जिसकी हम चर्चा करते क्या इसमें पाए जाते हैं, कौन से भावनात्मक पक्ष है, कौन से आदर्शवादी पक्ष हैं, हम इस विषय पर बात करेंगे कि राष्ट्र भावनात्मकता के साथ ज़्यादा जुड़ा है या व्यवहारिकता के साथ ज़्यादा जुड़ा है, या राज्य बहुत व्यवहारिकता के साथ जुड़ा है या भावनात्मकता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन विषयों पे हम आपके साथ आज बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने विषय पे आता हूँ और इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। खास करके जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं और जो स्टार्टिंग हमारे न्यू जो कमर्स हैं वो भी इस जो विभेद को बिल्कुल स्पष्ट कर लें, क्योंकि आपसे ये गलती क्षम्य नहीं है। आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं। आपसे ये छोटी सी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और यह गलती हम बार बार करते हैं। तो यह गलती हम प्रारंभिक चरण में अगर सीख लेंगे तो नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय लेते हुए सीधे अपने विषय पे आता हूँ मैं और सीधे ब्लैक बोर्ड पे हम चलते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से मैं बताता हूँ तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर बता भी पाते हैं और ज़्यादा बेहतर आप समझ भी पाते हैं। तो बताने और समझने की अगर प्रक्रिया दोनों एक साथ चलेगी तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगी। समस्या होती है, मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, आपके बहुत सारे सवाल उस पर आते हैं, मैंने देखा है, मैंने जवाब भी दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर और भी आगे आपके सामने समस्याएं आएंगी तो वहाँ पे आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, नंबर मेरा आप सभी लोगों को पता है और मैं कमेंट बॉक्स में मैं डाल भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ से भी अपने नंबर को लेके आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन या जो भी आप मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस विषय के बारे में, आप वहाँ से पा सकते हैं। तो सीधे हम आते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, अपने विषय पे। चलिए हम लोग सीधे अपने विषय पर अब बात कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर राष्ट्र और राज्य को समझने के पहले आवश्यकता होती है कि हम एक चीज़ और भी समझ लें, और वो क्या है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है।
हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता की पहले बात कर दें, हम नेशन की बात कर रहे हैं और नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको बेहतर तरीके से समझ लें तो मुझे लगता है कि एक हमारा जो समझने का जो तरीका है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है और ये पोर्शन हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम यह सिद्ध करेंगे, पहले हम दोनों में यह अंतर बताने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। देखिए, अगर हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीयता क्या है, नेशनैलिटी कैसे आप डिफाइन करते हैं, कैसे आप बताने की कोशिश करते हैं, तो बहुत गौर से इसमें ध्यान देखिएगा, आप लोग दीजिएगा। जैसे हम रेस की बात करें, हम लैंग्वेज की बात करें, हम धर्म की बात करें, हम कल्चर की बात करें, हम जोग्राफिकल की बात करें, यह जो आपके एक्सेप्ट होते हैं, यह जो आपके पॉइंट्स होते हैं, इनके कारण लोग क्या होता है, निकटता के साथ जुड़ते हैं। आपका जो आपसी जो व्यक्ति हैं, आपसी जो समूह हैं, आपस में जुड़ाव का माध्यम क्या है, वह जुड़ाव का माध्यम उनका होना चाहिए क्या, उनकी या तो प्रजाति होगी, या तो भाषा होगा, या तो धर्म होगी, या उनकी संस्कृति होगी, या उनकी जो भौगोलिक जो संघनता होती है, उनकी जनसंख्या होती है, उनके आधार पर क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह क्या कहते हैं कि वह जो लोग होते हैं, क्या होता है, जन्म के साथ जुड़े होते हैं, जन्म के साथ जुड़ते हैं। जन्म के साथ जुड़ने की वजह से क्या होता है, इनकी जो विचारधारा होगी, अगर आप विचारधारा की बात करेंगे, वो क्या होगा, विचारधारा की जैसे आप बात करेंगे तो ये विचारधारा कैसी होगी, संकुचित होगी। आप कोई फॉर्म भरते हैं, आप यूपीएससी के फॉर्म भरते हैं, पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म पूछते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो आप लिखते हैं इंडियन, भारतीयता। लेकिन यहाँ पे जो वो भारतीयता शब्द की जो बात कर रहे हैं, यहाँ नेशनैलिटी शब्द की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप भारतीय शब्द की बात आप कर रहे हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखने का नज़रिया जो लोगों का था उस पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग भी कुछ लोग कह रहे थे, या दूसरी कम्युनिटी के लोग भी कुछ लोग उसमें अपनी अपनी बातें कर रहे थे। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, संकुचित हो जाता है। विस्तार करने का जो उसका पैमाना है वो क्या होगा, वो बड़ा नहीं होगा, वह एक दूसरों के साथ जुड़ के रहेगा। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, दूसरा उसमें वैमनस्यता पैदा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। क्यों, क्योंकि इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है, हमेशा तनाव की स्थिति बनी होती है। क्यों, क्योंकि हम एक नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म, जाति, इन सारे मुद्दों को लेकर वहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया। इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात क्या है कि हमेशा एक दूसरे को नीचे दिखाने का कार्य करेंगे, नीचा दिखाने का कार्य करेंगे, हमेशा अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की बात करेंगे, हमेशा अपने चीज़ों को वो बढ़ा चढ़ा के बताने का कोशिश करेंगे। इसीलिए क्या नाम है, कुछ जो लेखक हुए हैं उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा को देते हुए राष्ट्रीयता, राष्ट्र और राष्ट्रीयता को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया है। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ऊपर के, धर्म के साथ, जाति के साथ, भौगोलिकता के साथ, संस्कृति के साथ, यह जो विषय थे, यह विषय क्या कहते हैं, ये राष्ट्रीयता की बात करते हैं। राष्ट्रीयता की बात करते करते अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। जैसे जैसे तमिल अलग राज्य की मांग करते हैं, आपके क्या नाम, आंध्र प्रदेश के लोग अलग राज्य की मांग करते हैं। ये कैसे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों, क्योंकि वह इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ये टकराहट की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता में पहले अंतर करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, तो फिर राष्ट्र किसे कहते हैं, प्रश्न उठता है। भाई राष्ट्रीयता तो मैंने बता दी, अगर राष्ट्र की जो बात आप जब करेंगे तो राष्ट्र को अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे यह उन लोगों के समूह को कहते हैं जो स्थायी रूप से निर्दिष्ट भूभाग में रहते हों। अब देखिए, बहुत सामान्य सी चीज़ है, सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं रखते हों, सामान्य हित रखते हों, सामान्य इतिहास, सामान्य नियत की चेतना, इन सभी विषयों को लेके जो मैंने आपको विषय बताए हैं, उसमें उसकी चेतना भी है, उसके हित भी, उसके इंटरेस्ट भी हैं, उसकी क्या नाम है, कुछ गोल्स भी हैं, कुछ उसकी आकांक्षाएं भी हैं। इन सभी चीज़ों को लेके वो एकता के सूत्र में बनने का अनुभव करते हैं।
एकता के सूत्र में क्या करते हैं, बंधने की कोशिश करते हैं। यह जब आपस में बंधने की कोशिश करते हैं तो बंधने की कोशिश में यह भी हो सकता है कि एक राष्ट्र के अंदर कई राष्ट्रीयता के लोग रह रहे हों। क्लियर है? अगर ये राष्ट्र है तो इसके अंदर कई सारी राष्ट्रीयताएं क्या होती हैं, हो सकती हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इसकी विशेषताएं होंगी धर्म, इसकी होंगी संस्कृति, इसकी होंगी जाति, इसका होगा जनसंख्या, तमाम सारे विषय यहाँ पे आएंगे। लेकिन अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी विशेषता होगी सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं होंगी, सामान्य आपके राजनीतिक हित होंगे, सामान्य आपका इतिहास होगा, सामान्य आपकी चेतना होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक कॉमन शब्द, एक सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जो सामान्य शब्द क्या करता है, इसको व्यापक बना देता है, और इसका जो यह शब्द होते हैं, ये जो अंदर के शब्द होते हैं, अंदर के जो राष्ट्रीयता होती है, इसको क्या बना देती है, संकुचित बना देती है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, देखिए अब हमारा राष्ट्र भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, और राष्ट्रीयता भी मैंने आपको क्लियर कर दी। यह बड़ा है, ये आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये आपका नैरो कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे राज्य की, तो राज्य किस तरह का होगा। तो अगर इन्हीं को अगर घुमा के हम बात करें तो भिन्न भिन्न प्रजातियों के लोग, विभिन्न प्रजातियों को लोग, या भिन्न भिन्न प्रजातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, भाषाओं के लोग, संस्कृति के लोग, जो इत्यादि से जो संबंध रखते हुए एक ही राज्य के नागरिकों के रूप में एक साथ रहते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि जो आपके विभिन्न जो लोग हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं, कल्चर के लोग, डिफरेंट आपके रिलीजियस, डिफरेंट आपके क्या नाम है, ज्योग्राफिकल लोग, डिफरेंट आपके क्या नाम है, रेस के लोग, जाति के लोग हो गए। ये सारे लोग एक साथ जिस जगह पर रहते हैं, जिस एक ही राज्य में नागरिकों के साथ रहते हैं, वही आपका क्या होता है, राज्य होता है। देखिएगा वह लोग एक साथ रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए एक साथ रहने के साथ साथ एक ही राज्य के प्रति, एक ही राज्य के प्रति अपनी अखंड निष्ठा, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, अखंड निष्ठा की बात करते हैं। अखंड निष्ठा रखते हुए तब वे एक ही राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। अतः ये जो राष्ट्रीयता है मनुष्य के जन्म की परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि वह संपूर्ण राज्य के स्थायी निवासियों को अपने अंचल में समेट लेती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यह क्या कहते हैं, देखिए कुछ विचारक भी इसमें आते हैं, और विचारक अपनी बातों में, जैसे बर्गेस महोदय हैं, बर्गेस जी हो गए, ब्राइस हैं, बार्कर हैं, और एक है आपके प्रेडियर फ्रोदे, एक गार्नर महोदय हो गए। ये कुछ लोग अपनी बातें कहते हैं। ये लोग अपनी बात देखिए कैसे करेंगे, वो जो इसे बर्गेस महोदय कहते हैं, बर्गेस महोदय जनसंख्या की बात ज़्यादा करते हैं, और वो कहते हैं राष्ट्र एक ऐसी जनसंख्या का नाम है जिसकी एक भाषा, एक साहित्य हो, एक परंपरा हो, एवं इतिहास हो, रीति रिवाज हो, सही गलत के बारे में एक चेतना भी हो, और भौगोलिक इकाई में लोग निवास करते हों, उसको आप राष्ट्र कह सकते हैं। ब्राइस महोदय भी इसी से मिलती जुलती परिभाषा बताते हैं। तो राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है। ये कहते हैं राष्ट्र और राष्ट्रीयता में देखिए अंतर यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसमें आपको एक राजनीतिक संस्था के रूप में स्वतंत्र रूप से संगठित कर लिया गया है, और संगठित करने के बाद स्वतंत्र इच्छा कर रही हो। आप अपने कार्यों को आपकी जो इच्छा करती है उन कार्यों को आप स्वतंत्रतापूर्वक कर भी सकते हैं। बार्कर महोदय भी इसी तरह की बातें करते हैं। इसमें देखिए प्रेडियर महोदय बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। इसमें कहते हैं जातीय लगाव। देखिए जातीय लगाव की बात करते हैं। ये कहते हैं जातीय लगाव हो, भाषा हो, आदतें हों, रीति रिवाज आपके हों, इन सभी के आधार पर धर्म को भी जोड़ दीजिए आप। धर्म ऐसे जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों से निर्माण किसका होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। देखिए इसी में क्या कहते हैं, गार्नर महोदय क्या कहते हैं। गार्नर महोदय का देखिए बड़ा अच्छा ये सवाल, खास करके पीसेस वाले ध्यान देंगे अपना। ये जो गार्नर महोदय कहते हैं कि जो नेशन शब्द है ये आया कहाँ से। सबसे पहली बात तो ये कि नेशन शब्द आया कहाँ से। नेशन शब्द एक्चुअली क्या है कि लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना हुआ है। नेशियो शब्द से आया है। इसमें जिसका एक अर्थ ही होता है क्या,
जाति। नेशियो शब्द का अर्थ होता है जाति। तो इन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट रूप में जैसे उन्हें कहना था, उन्होंने कह दिया कि वास्तव में राष्ट्र एक समाज का अंग नहीं है जो राजनीतिक दृष्टि से संगठित किया गया है। वह राज्य नहीं है, बल्कि अपने पूर्ण स्वरूप में वह एक ऐसे समाज का अंश है जो प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं द्वारा बाकी के जगत से पृथक हो, जिसके निवासी एक ही स्रोत के में हो, एक ही भाषा बोलते हों, एक ही सभ्यता के हों, एक ही रीति रिवाज के हों, एवं चारित्रिक गुण हों, एवं साहित्यिक एवं परंपरा के हों। तमाम सारी बातें ये लोग करते हैं। देखिए, अब हम अंतर की बात करेंगे कि एक्चुअली अंतर क्या है। मैंने आपको धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट करना शुरू कर दी हैं। तो राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सा पहला अगर हम अंतर यहाँ पर देखें तो जो पॉलिटिकल जो राज्य है, राज्य आपका क्या है, राज्य आपकी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है और ये भौतिक व्यवस्था है। और अगर इसका जो उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य है मानव या व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करना है, विकास करना है। क्लियर है। अगर राष्ट्र की बात आप करेंगे, इसी में राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र क्या है, एक आध्यात्मिक है। अब इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका आपका कॉन्सेप्ट जो आपको केवल ये भाव है, अब से महसूस कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। ये मनोवैज्ञानिक एक संगठन है, मनोवैज्ञानिक संगठन है, ये लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें चेतनात्मक अवस्था है, इसमें चेतनात्मक एक अवस्था पाई जाती है। राज्य न तो इसमें आत्मिक भावना को उत्पन्न कर सकता है और न ही समाप्त कर सकता है। इसमें बेसिक अंतर क्या है कि इसमें जो चेतना की जो अवस्था है, इसमें जो मनोवैज्ञानिकता है, जो इसमें आध्यात्मिकता है, यह चीज़ राज्य के अंदर नहीं पाई जाती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, देखिए दूसरे में क्या कहते हैं कि जो राज्य का जो निर्माण होता है, राज्य का जो निर्माण होता है, निर्माण के हमने 4 तत्व बताए हैं। इन 4 तत्वों के ही आधार पर क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, तो राष्ट्र का भी निर्माण कुछ तत्वों से होता है, लेकिन ये तत्व क्या है, सदैव परिवर्तनशील होते हैं। जैसे आप बात करेंगे नस्ल की समस्या, पुराने प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राचीन काल में से नस्ल की समस्या बात करेंगे, एकता की अखंडता की बात करेंगे आप, धर्म की बात करेंगे आप, संस्कृत की बात करेंगे आप। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, परिवर्तन हो रहा था। कब ये सब चीज़ें हमें दिखाई पड़ी थी, भूतकाल में। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे, वर्तमान समय में अगर आप समस्या को देखेंगे, तो भाषा की समानता पर लेकर प्रश्न उठ रहा। तमिल की समस्या आप देख रहे थे, वहाँ पर यह समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। और राजनीतिक चेतना की वजह से कुछ प्रश्न लोग उठाने शुरू कर दिए थे। तो यह जो विषय आने की वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पर परिवर्तन करने की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्र में परिवर्तन के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन राज्य के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। वह जो 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं वह सदैव 4 ही रहते हैं। देखिए, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो अंतर है वो संप्रभुता को लेके है। संप्रभुता को लेके है। जो संप्रभुता है वह केवल राज्य में पाई जाती है, और राज्य में पाने की वजह से इसके पास सुविधाएं देने का अधिकार है, इसके पास कानून बनाने का अधिकार है, इसको आज्ञा देने का अधिकार है, इसको दंड देने का भी अधिकार है। यह सारे जो अधिकार हैं वो किस में पाए जाते हैं, वह राज्य में पाए जाते हैं। राज्य विकास करेगा, राज्य आज्ञाएं देगा, राज्य नियम कानून बनाएगा, उनको आप तोड़ेंगे तो आपको क्या करेगा, दंडित करेगा। लेकिन क्या राष्ट्र के साथ ऐसा है? ऐसा राष्ट्र के साथ बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्र के पास संप्रभुता नहीं है, राष्ट्र के पास दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। राष्ट्र कैसा है, राष्ट्र के पास केवल एक शक्ति है। वो क्या है, वह नैतिक शक्ति है। नैतिक शक्ति के अलावा राष्ट्र के पास दूसरा भी कोई पहलू नहीं है। राष्ट्र के पास संप्रभुता नहीं होती है। वह केवल अपने सदस्यों से क्या कर सकता है, निवेदन कर सकता है, उनकी सद इच्छा पर अपने विचारों को मानने के लिए अनुरोध कर सकता है, लेकिन आदेश या आज्ञा नहीं दे सकता है। क्लियर है। चौथा पॉइंट देखिए आप, चौथा अंतर क्या है। देखिए, मैं बता दूं, जो सरकार है, सरकार राज्य की क्या कहते हैं, आत्मा कही जाती है। तो उसे राज्य के लिए एक नितांत आवश्यक माना गया है। राज्य के लिए सरकार का होना आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र के लिए किसी भी सरकार का होना आवश्यक नहीं है।
किसी भी राजनीतिक संगठन की कोई आवश्यकता उसमें नहीं होती है। इसलिए राज्य और सरकार में ये बहुत बड़ा एक अंतर पाया जाता है। देखिए, राज्य का एक निश्चित अर्थ होता है, इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप भी होता है, परंतु राष्ट्र का जो एक अर्थ जो है वह निश्चयात्मकता और वैज्ञानिकता से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि वह नैतिकता के आधार पर कार्य करता है, नैतिकता पर टिका होता है। तो इसलिए इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर ही पाया जाता है। देखिए, एक चीज़ और भी बहुत बड़ा है कि राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र किसी राज्य के अधीन रह के अपने अस्तित्व को कायम रह सकता है, लेकिन राज्य किसी दूसरे राज्य के अधीन रहकर यह अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यह इस राज्य की अपनी संप्रभुता और इस राज्य की अपनी संप्रभुता है। दो संप्रभुताएं एक साथ कार्य नहीं कर सकती हैं। जैसे 1947 में अगर आप बात करेंगे, भारत क्या कहते हैं, दूसरे राज्य के भारत राष्ट्र दूसरे राज्य के अंतर्गत रहकर अपने कार्य कर रहा था। संक्षेप में यदि मैं आप कहना चाहें तो आप संक्षेप में कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अपनी बातों को सीधे सीधे कह सकते हैं। पहला, जैसे आप राष्ट्र और राज्य की सीमाएं अलग अलग होती हैं। दूसरा, जब आप कह सकते हैं राज्य एक भौतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है, राष्ट्र एक भावनात्मक एकत्व है। तीसरा, आप बता सकते हैं राज्य के सभी तत्व स्थायी होते हैं, राष्ट्र के विकासशील होते हैं। चौथा, आप बता सकते हैं राज्य की अपनी सरकार होती है, राष्ट्र के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन 4 पॉइंट के साथ आप बता सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक राइटर हुए हैं, जर्मन लेखक हैं, ये जर्मन लेखक हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक मेनेके। इन्होंने 2 तरह के राष्ट्रवाद की बात की है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की है, एक राजनीतिक राष्ट्रवाद की बात की है। यह अब कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद में अंतर स्पष्ट किया है या बताया है, तो उसका उत्तर होगा फ्रेडरिक मैकनाइट्स। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1862 से लेकर 1954 के बीच में इनकी मृत्यु हुई थी। यह क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और भी, एक 1970 के दशक की बात भी आपसे चर्चा कर दूं। 1970 के दशक में कनाडा में देशीय जन के लिए प्रथम राष्ट्र फर्स्ट नेशन शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? FIRST, फर्स्ट नेशन शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? ये कनाडा में हुआ था सबसे पहले। 1970 में इसका प्रयोग किया गया था। एक चीज़ और, एक जर्मन क्या कहते हैं विचारक हैं, जर्मन विचारक हैं, जोहान नाम है उनका, जोहान जेसी हर्डर। ये 1744 से 1803 ईस्वी की बात है। इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक समुदाय और राजनीतिक पहचान का एक सच्चा आधार है। उनका मत है, उनके अनुसार सांस्कृतिक राष्ट्र समझौता, प्रबोधन, विचार, संप्रभुता की जगह ले लेता है। वो बताता है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र में जो एक सब्स्टिट्यूट बताया है इन्होंने, सब्स्टिट्यूट किसका बताया है? सब्स्टिट्यूट बताया है इन्होंने संप्रभुता का, कि संप्रभुता की जगह वो जो राष्ट्र होता है वो क्या कर रहा है, समझौता और सांस्कृतिक राष्ट्र और समुदाय, इन सब की एक अपनी पहचान बना लेता है। इनके माध्यम से अपनी बातें ये लोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर कोई आपको समस्या होती है तो मेरी ईमेल ID है centraluniversityau@gmail.com। इस पर आप हमसे कर सकते हैं। और 9621222324 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल करके मैसेज करके आप अपने जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान आप पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।